खबरों की शुरुआत करते हैं। संसद के बजट इजलास का दूसरा मरहला आज से शुरू हो गया है। वहीं इजलास का पहला दिन हंगामा खेज रहा, जहां बीजेपी और अपोजिशन सांसद एक दूसरे को कई मुद्दों पर घेरते नजर आए। वहीं इजलास के पहले दिन संसद से विजय चौक तक अपोजिशन दलों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। अडानी मामले को लेकर मरकज के खिलाफ सांसद नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे, आप सांसद संजय सिंह और दीगर दलों के नेता इस दौरान मौजूद रहे। वहीं संसद के बजट इजलास का दूसरा मरहला शुरू होने से ठीक पहले अपोजिशन दलों के नेताओं ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। इसके लिए आम आदमी पार्टी और भारतीय राष्ट्र समिति के सांसदों समेत दीगर पार्टियों के सांसदों ने संसद अहाते में गांधी जी के मुजस्मे के सामने सेंट्रल एजेंसियों और अडानी तनाजे के मुबैना गलत इस्तेमाल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस दौरान दोनों पार्टियों के सांसदों ने हाथ में तख्तियां लेकर मरकजी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बजट इजलास के दूसरे मरहले के पहले दिन राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। वहीं इसी बीच बीजेपी ने राज्यसभा में राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान का मुद्दा उठाया। सर, मैं आपकी अनुमति से आपके माध्यम से सदन का और देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किस प्रकार से बहुत ही शर्मनाक तरीके से एक विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने भारत के लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किया। भारत में जिस प्रकार से एक विदेशी देश में जाके जिस प्रकार से उन्होंने भारत की सेना का अपमान किया, भारत के सदन का अपमान किया, अध्यक्ष का अपमान किया, जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस का अपमान किया, जुडिशरी का अपमान किया, और पूरे देश ने देखा कि विदेशी धरती पर जाकर विपक्ष के नेता ने किस प्रकार से पूरे भारतवासियों के ऊपर चोट लगाई है। मैं समझता हूँ पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने यहाँ के सेना की माफी मांगनी चाहिए, सदन में आके प्रेस की, जुडिशरी की, भारत में जो लोकतंत्र चल रहा है उस पर उनके प्रहार की माफी मांगनी चाहिए। तो बीजेपी के इस बयान पर पलटवार करते हुए अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस सदन का सदस्य नहीं है और वो दूसरे सदन से सदस्यों को यहाँ पर रेफर करके उनको टीका करना और पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका करना, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है, इनके स्टेटमेंट को मैं कंडम करता हूं। और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी को जो नहीं है इस देश में, जो ये बार बार कह रहे हैं, यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत नहीं चल रही है कहना, और मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मोदी साहब चाइना में जाके कहते हैं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान बचा नहीं है, हिंदुस्तान 2014 के बारे में ये सब और मोदी कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के सरकार के खिलाफ इतनी आग भड़काई। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने एक बयान जारी कर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी गलतफहमी मत पालिए, आप सिर्फ प्रधानमंत्री हैं, भगवान नहीं। प्रधानमंत्री जी कबीरदास कहते थे कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। ये आप पर बिल्कुल ठीक बैठती है बात। 9 साल आपने गंवा दिए इस देश के बुजुर्गों को, पूर्वजों को गाली देकर। 3 पीढ़ियों का अपमान करते हैं। जब आप बोलते हो 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तब नहीं आपको देश की छवि की चिंता होती। संसद में खड़े होकर पीठ थपथपाते हैं अपनी, एक अकेला सब पर भारी। विश्व देख भी रहा होता है और हंस भी रहा होता है, तब नहीं चिंता होती है आपको देश की छवि की।
जब छुई मुई बनकर आप देश के मीडिया को लाल आंख दिखाते हो, विदेश के मीडिया पर रेड डालते हो, तब नहीं चिंता होती आपको देश की छवि की। दक्षिण कोरिया में जाकर कहते हो कि भारत में पैदा होना भी दुर्भाग्य माना जाता था, तब नहीं परेशान होते आप कि देश की छवि के साथ आप क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, लोकतंत्र पे हमले आप करते हैं तो इसलिए चर्चा उस पर होती है। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बच्चों के बीच में लोकतंत्र के सामने चुनौतियों पर अगर चर्चा हो रही हो तो लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद है। आपको नहीं समझ में आ रही है बात। प्रधानमंत्री जी, कुछ गलतफहमियां आपने पाली हुई हैं अपने विषय में। आप सिर्फ एक प्रधानमंत्री हैं, आप भगवान नहीं हैं, आप सृष्टिकर्ता नहीं हैं, आपकी अनुमति से सूरज उगता नहीं है, आपके भय से चंद्रमा अस्त नहीं होता। ये गलतफहमियां अपने मन से निकाल लीजिए। और अगर आपको देश की छवि की ज़्यादा चिंता है या अपनी छवि की बहुत ज़्यादा चिंता है तो ये समझ लीजिए कि अगर बबूल बोओगे तो आम नहीं मिलेगा। राजस्थान चुनाव नजदीक हैं और इसी जिम्न में दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने जयपुर में चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। आम आदमी पार्टी ने जयपुर में तिरंगा रैली करके आइंदा विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। इस मौके पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर हमला किया। पूरे राजस्थान के कोने कोने से आए हुए यहाँ पे मेरे सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे पता चला है कि पूरी रात चल के कई लोग दूर दूर से कई सौ किलोमीटर से यहाँ पे आए हैं। मैं बता नहीं सकता कि इन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपका इतना प्यार, आपका इतना सम्मान, यही हम लोगों को जिंदा रखता है। दोस्तों, आजादी के बाद से आज तक राजस्थान पे 48 साल कांग्रेस ने राज किया है। 48 साल, 18 साल बीजेपी ने राज किया। कम तो नहीं होते? पूरा टाइट खड़ा हूं। अब ये बीजेपी कांग्रेस ये नहीं कह सकते भाई हमको मौका नहीं दिया। भाई मैं काम कर रहा हूँ। 48 साल बहुत होते हैं, 18 साल भी बहुत होते हैं। आज आप देख सकते हो राजस्थान का क्या हाल है। इतनी गरीबी, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों को अपनी फसल के दाम नहीं मिल रहे, बेरोजगारी हो रही है, महंगाई हो रही है। पूरे राजस्थान का बुरा हाल है। पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। शहीदों की विधवाएं जब अपना हक मांगने के लिए जाती है तो उनको बेइज्जत करके उनको भेज दिया जाता है। रांची में अक़लियतों के हक के मौजू पर एक रोज़ा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। रियासत गिर पैमाने पर मुनक्किद इस कन्वेंशन में तमाम अक़लियती तबकों के लोग शामिल हुए। इस मौके पर मुकर्रिन ने अक़लियती तबकों की तालीमी, माशी और सियासी पसमानदगी के दीगर हालात पर तबादला ख्याल किया और इस मसाइल पर रियासती हुकूमत के रवैये पर नाराज़गी का इजहार किया। इस कन्वेंशन में हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्वनी बख्शी बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए। प्रोग्राम में रोहतक हरियाणा वाक़े स्कूल ऑफ लॉ डीजे गोयनका कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अफ्खार अहमद, बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन भंते जैनेन्द्र के अलावा कसीर तादाद में दानिशवरान और सामाजिक कारकुनान शामिल हुए। 1983 में एक हाई लेवल कमेटी होम मिनिस्ट्री ने बनाई थी और उस पर चर्चा शुरू हुई अल्पसंख्यक समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों को लेकर। उनके समाज के अंदर में जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं उनको लेकर, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर, रोजगार को लेकर एक बड़ी गंभीर चिंतन हुई 1983 में। और उसके बाद कई चीज़ों को डिफाइन किया गया था देश के अंदर में। पहली बात ये कि ये डिफाइन किया गया कि इस देश के अंदर में धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनकी आबादी 20% है। और पॉलिसी बनाने की पहल उस समय हुई
पूरे देश को माइनॉरिटी कम्युनिटी डिस्ट्रिक्ट के रूप में, माइनॉरिटी कम्युनिटी ब्लॉक्स के रूप में और माइनॉरिटी कम्युनिटी टाउन के रूप में डिफाइन किया गया, ताकि हम ये जान सकें कि कहां पर हमारे जनसंख्या, हमारी आबादी कैसी है। जयपुर में संयुक्त जन आंदोलन के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें भरतपुर मामले समेत कई दीगर मसाइल पर रियासती सरकार के रवैये को लेकर सवाल खड़े किए गए। हमारे नुमाइंदा अरूब अजीज ने वहां मौजूद तंजीम के लोगों से मुलाकात की। आइए आपको दिखाते हैं। पहलू खान, अखलाक और अभी भरतपुर में जो मामला घाटनी का सामने आया, जिसमें नासिर और जुनैद की बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी गई, उस मामले को लेकर आज संयुक्त जन आंदोलन संगठन जो राजस्थान की राजधानी जयपुर के होटल आर्को पैलेस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संगठन के लोग मौजूद हैं। इनसे जानेंगे हम कि क्या इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका विषय था और क्या क्या मांग सरकार से की गई है, क्या मौजूद था और सरकार से आपकी क्या डिमांड है? हमारी सरकार से सिर्फ एक ही डिमांड है कि जब न्याय की बात आ रही है तो उसमें उन्होंने दोहरी नीति क्यों अपनाई है। उदयपुर का हत्याकांड हुआ, बहुत ही शर्मनाक था। हमने उसको बिल्कुल भी फेवर नहीं किया, बल्कि उसका विरोध किया और हमने दोनों हत्यारों के लिए फांसी की मांग की थी। लेकिन सरकार भरतपुर हत्याकांड को और उदयपुर हत्याकांड को धर्मवाद के चश्मे से देख रही है। इसका जवाब मैं आपको इस तरह से दूं कि क्यों देख रही है, क्योंकि जब उदयपुर का हत्याकांड हुआ तो फ़ौरन हमारे मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं, थाने में भी जाते हैं, घर पे भी जाते हैं, 50 लाख का मुआवजा भी देते हैं और 2-2 नौकरियां भी देते हैं उनके बेटे को। देनी चाहिए, अच्छी बात है। उनके साथ हादसा हुआ है, उनके कमाने वाला चला गया है, लेकिन वही न्याय उन्होंने भरतपुर के नासिर जुनैद के परिवार वालों को क्यों नहीं दिखाया? 10-12 दिन के बाद तो वो सोकर जागे जाने के लिए, उसके बाद वो जाते हैं तो वो घर नहीं गए, ना वो उस थाने में गए जहां पर उन थाना प्रभारी ने उन हत्यारों का साथ दिया, उनको सपोर्ट किया, उनको पकड़ा नहीं, बल्कि वो जहां हेलीपैड था वहीं पर शामियाना लगाकर बड़े शाही अंदाज में जैसे कोई राजा गए थे और वो नौकरों को बुलाया उन्होंने अपने पास अपनी एक अर्जी देने के लिए, ऐसा लगा मुझे तो ये जो उन्होंने किया है, और सिर्फ 5 लाख रुपए वो देकर आए हैं। 1 लाख रुपए का चेक सुना है और 4 लाख रुपए की FD उन्होंने करवाई है। क्या ये दोहरी राजनीति जो उन्होंने अपनाई है उससे क्या साबित होता है? मुख्यमंत्री जी से मिलने का भी आप लोगों ने समय मांगा है, आगे की क्या रणनीति रहेगी? जी बिल्कुल, उनसे बार बार हम समय मांग रहे हैं और वो नहीं दे रहे समय, और हम कुछ दिन का और इंतज़ार कर रहे हैं, 3-4 दिन का। अगर वो समय नहीं देते हैं तो ये हमारी चेतावनी है कि हम सड़कों पर उतर रहे हैं। क्या मानना है आपका, जो इस तरह के संगठन है जो माहौल बिगाड़ने की एक तरह से कोशिश करते हैं, क्या कार्रवाई उन पर की जाती है? कार्रवाई उन पर सख्त करनी चाहिए और कानूनी तरीके से पहले तो जो FIR में जिनके नाम है या जो साजिश करता है उनको जो है सरकार अरेस्ट करे और ऐसे जो दोषी लोग हैं उनके साथ सख्त से कार्रवाई करें। इसी तरह से जो पुलिस अधिकारी जिन्होंने इसके अंदर लापरवाही की उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। सरकार को ये चाहिए कि इसमें बहुत सख्त कदम उठाए ताकि राज्य का माहौल ख़राब ना हो। और अभी तक जो मुआवजा का मामला है वो भी दोहरे मापदंड अपनाए गए हैं, वो उसको पूरा किया जाए। कम से कम 51 लाख रुपए का मुआवजा हो, उनको बच्चों को आवासीय सुविधा और शिक्षण का उनका पूरा व्यवस्था हो, 2 सरकारी नौकरियां हो, और जो नामजद रिपोर्ट है उनके लोगों को गिरफ्तार करें। अभी सुनने में आया सिर्फ 1 गिरफ्तार हुआ है और कई साजिश करता है, मोनू मानेसर, इस तरह के और लोग हैं, उनका तो नाम भी नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे संगठनों के खिलाफ, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और इसकी जो है बहुत जल्दी कार्रवाई कराए ताकि माहौल जो है राज्य का ना बने। अन्यथा जो विभिन्न सामाजिक संगठन, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, कम से कम 35 संगठन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और संगठन में इसमें जुड़ रहे हैं, वो फिर रोडों पर आएंगे और एक धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या मानना है आपका, इस मामले को लेकर कोई कानून बनना चाहिए? क्योंकि पहलू खान, अखलाक और नासिर जुनैद, इस तरह की घटनाएं जो लगातार पुनरावृत्ति हो रही है। बिल्कुल, ये कानून नहीं बना है और जो कानून बने हुए उन पर सख्त अमल नहीं हो रहा है, लिहाजा लोगों का हौसला बढ़ रहा है और लोग अपने हाथ में कानून लेके काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि ऐसे करने से हमारे कहीं ना कहीं नंबरिंग बढ़ेंगे, हमारी कहीं पोस्ट मिलेगी, किसी सरकार में, किसी संगठन में हमें दर्जा बढ़ेगा। तो ये चीज़ परिपाटी बंद होना चाहिए और जो कानून है वो सख्ती से लागू होना चाहिए और नए कानून बनाने चाहिए ताकि जो है ये इसकी पुनरावृत्ति न हो और माहौल ख़राब ना हो, समाज के अंदर आपसी भाईचारा कायम रहे।
मतलब इलेक्शन नहीं भी होते। संयुक्त जन आंदोलन संस्थान द्वारा आज राजस्थान की राजधानी जयपुर के होटल आर्को पैलेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें घाटमी का मामले और पहलू और अखलाक खान की जो हत्या कर दी गई थी उस तरह के तमाम मामलों पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जो मुआवजा दिया है उस मुआवजे में भी भेदभाव किया गया है और तरह तरह की इनकी मांगे हैं। मुख्यमंत्री से मिलने का समय इनके द्वारा मांगा गया है। अगर मुख्यमंत्री इनसे नहीं मिलते हैं तो आगामी समय में एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी इन्होंने दी है। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 पर शौचालय की संगे बुनियाद की रस्म को अंजाम दिया गया। इस शौचालय की संगे बुनियाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद और साबिक मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने रखी। इस मौके पर शाही जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी और इलाके के लोग मौजूद रहे। मैंने इमाम साहब को खुली और यहाँ भी सबको खुली अपील की है, जो बातें आपके ध्यान में आती हैं और जिनको करने के लिए मैं सक्षम हूँ उनको पूरी ईमानदारी, गहराई और सच्चाई से उनको समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। बतन सिंह नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि डॉक्टर हर्षवर्धन एक ऐसा नाम है जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हमेशा आपने बिना किसी भेदभाव के सबका ये काम करा है। आपने बिल्कुल ही सादा स्वभाव के हैं। हमेशा से अगर किसी से मिलते भी हैं तो मुस्कुरा के ऐसे मिलते हैं कि आधी तकलीफ़ तो आपका चेहरा देखकर ही दूर हो जाती है। और पूरा स्टाफ आपका जो है कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा, मतलब लोग आपकी सभी लोग तारीफ़ करते हैं, हिंदू मुसलमान सब। और आपके कोठी पे जो है रोज़ाना जनता दरबार लगता है, वहाँ जाके सबसे पहले तो लोगों को नाश्ता पानी के लिए पूछा जाता है। ये मैंने पहले एमपी के यहाँ पहली बार मतलब ये देखा है। और जो भी जाता है वो अपनी समस्या लेकर जाता है, लेकिन खुश होकर वापस होता है। और कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरीके के माहौल बीजेपी को लेकर के उठते हैं सवाल मुसलमानों के साथ? नहीं, ये तो देखिए कुछ मीडिया है वो कह सकते हैं शायद कांग्रेस या अपोजिशन जो भी है उनकी बिकाऊ है, तो वो लोग हमेशा जो है मोदी जी के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जबकि ऐसा कोई काम नहीं है। मोदी जी ने हमेशा 130 करोड़ भारतवासियों की बात करी है। कभी भी एक भी बयान में आपने हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं लिया। ये पहली बात है। नहीं तो पिछला रिकॉर्ड अगर आप देखें तो 70 साल से जो सरकारें रही उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम कहकर अपनी सत्ता कायम रखी है। नहीं, मैं तो किसी तारीफ़ के लायक नहीं, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि अवामी नुमाइंदा वो होता है जो आवाम के दुख और दर्द का साथी हो। डॉक्टर हर्षवर्धन एक ऐसे इंसान हैं जिनके अंदर इंसानियत कूट कूट के भरी हुई है और वो जानते हैं कि इलाके के लोगों की ज़रूरतें क्या हैं। और आपने मंच पे देखा होगा कि उन्होंने आवाज़ दे दे कर कहा कि मैं लोगों से कहता हूँ कुछ समस्याएं बताओ, उसका समाधान कराने की हम कोशिश करेंगे। हम हर एक को बेटा देते हुए बात नहीं करते, हम ईमानदारी से बात करते हैं कि हम आपके साथ प्रयास करेंगे आपकी तकलीफ़ को दूर करने। और उन्होंने वो किया है, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए किया है। ये एक ऐसा सेंसिटिव इशू था जिस पर लोगों के जज्बात थे और डॉक्टर साहब ने उसको महसूस करते हुए बहुत सही कदम उठाया। और आपने महसूस किया होगा कि सियासत से बुलंद उठकर लोगों ने इस कदम के लिए तारीफ़ की है। और हमें यकीन है कि इसके अलावा भी जामा मस्जिद और उसके अतराफ़ के जो डेवलपमेंट के काम हैं डॉक्टर साहब की मेहरबानी से, उनकी मेहनत से, उनकी तवज्जो से ये सभी काम धीरे धीरे पूरे होंगे। ऑस्कर 2023 इस बार भारत के लिए काफ़ी खास रहा। कहा जा सकता है कि भारत के लिए आज एक तारीखी दिन है, क्योंकि भारत के नाम 2 ऑस्कर अवार्ड आए हैं। RRR और द एलिफेंट विस्पर्स दोनों ने 95वें एनुअल अकेडमी अवार्ड्स जीता है। पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई लोगों ने इसे लेकर फिल्म से जुड़ी टीमों को बधाई दी है। साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म RRR लगातार कामयाबी हासिल कर रही है। फिल्म के गाने नाटू नाटू को भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स 2023 में SS राजामौली की फिल्म RRR के नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग से सरफराज किया गया है। अब ये सॉन्ग ऑस्कर भी जीत चुका है। साथ ही गुनीत मोगा की द एलिफेंट विस्पर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर जीता है। इन अवार्ड्स को जीतने के बाद भारत में जश्न का माहौल है।